जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। हिंदी का टेस्ट सीरीज है, सेट नंबर 12 होने जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन्हें चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी इस वीडियो का पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा। तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलेंगे हिंदी। तो बिहार सिविल कोड प्यून से संबंधित यह सेट है। 35 के 35 लाने की संभावना है, क्योंकि हिंदी के तहत ही हमारा मेरिट लगभग बनने वाले हैं। जिस बंधु ने 30+ हिंदी में ले आए, समझिए उनकी नौकरी बिहार सिविल कोड प्यून में कन्फर्म है। तो चलेंगे हम लोग 35 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभवान होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को क्लिक आउट कीजिए और लास्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं उन्हें भी हमें बताइए कमेंट करके। तो चलेंगे क्वेश्चन 1 पे। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सरल वाक्य क्या होगा? ठीक है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी, इसका सरल वाक्य उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, इसका यही सरल वाक्य होगा ना। उसने स्वयं को कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य है और विधेय भी एक है, ऐसे वाक्य हमारे साधारण वाक्य में आते हैं। अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों के समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे संतुष्ट वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। वो होता है संयुक्त कह सकते हैं, ठीक है। संयुक्त या संतृप्त दोनों वाक्य होते हैं जिसमें एक दूसरे से मतलब अनुराग में संबंध रखता होता है। यहाँ पर लेकिन क्या था? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ए इज द करेक्ट। चलिए 2 नंबर पे। परसर्ग में कौन सा परत है? उपसर्ग है, सॉरी, जो परसर्ग है उसमें कौन सा पूछा गया है? उपसर्ग है। समझ ही रहे हैं, उपसर्ग पहले होता क्या है? उपसर्ग क्या होता है? आप इन शब्दों को पहले समझिए। उप मतलब क्या? अब परते में से बात, उप मने पहले, सीधा सीधी। तब परसर्ग पूछा गया है, तब परसर्ग में क्या उपसर्ग है? तब पर उपसर्ग यहाँ पे ही पहले आ रहा है, असर्ग बाद में है, ठीक है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण जैसे परमार्थ, परतंत्र, परदादा, परपिकिया, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश, ये सब क्या है? पर उपसर्ग है और इसी से बन रहा है। तो इसमें उपसर्ग हमारा प हो जाएगा, पर हो जाएगा। 2 का फर्स्ट करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण। योगरूढ़ देखिए, रूढ़, योगरूढ़, एक योग, एक 3 होते हैं। शब्दों के रचना से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पूछा गया है योगरूढ़, योगरूढ़ पूछा गया है। अब योगरूढ़ होता क्या है? ठीक है, योगरूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, योगरूढ़ कहलाएगा, ठीक है। विशेष अर्थ तो देखिए, मनोज है, अनुरूप है, अभाव है, आकर्षण, ये सब नहीं है, लेकिन मनोज का जो है ना विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। तो मनोज हमारा क्या है? विकल्प में योगरूढ़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पीताम्बर, इसका अलग मीनिंग आता है, पीला वस्त्र धारण करना, ठीक है। तो योगरूढ़। 3 का ए। चलिए 4 पे आते हैं। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज पूछा गया है। क्या पूछा गया सर? देशज शब्द, देशज शब्द पूछा गया है। एक सेकेंड। तो मैंने क्वेश्चन किया था देशज शब्द है, पहले ये समझते हैं देशज है क्या। देखिए, देशज वह शब्द होता है, देशज वह शब्द होता है, क्या होता है? देशज वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो, उसको हम क्या कहते हैं सर? देशज कहेंगे। ये देशज जिसकी उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है। जैसे आलमीरा, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द का है, लेकिन देशज में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है, देशज के रूप में। तो हमारा पूछा गया कौन सा देशज हो जाता है वो सब। तो देशज शब्द समझ ही गए हैं। तो विकल्प जो डी है ना सर, यह डोंगा। डोंगा क्या है सर? ये डोंगा देशज। लेकिन आलमारी और बाल्टी मैंने क्या बताया? यह पुर्तगाली शब्द है, यह दोनों। और कैंची क्या है सर? ये तुर्की भाषा वाली शब्द है कैंची। तो मैंने
चारों को बता दिया, ऑप्शन रिकॉर्डिंग। 4 का डी डोंगा देसा शब्द है। आगे चलते हैं 5 पे। 5 पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्म में तत्पर रहने वाला, देखिए कर्म में तत्पर रहने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा वह शब्द है बताइए। कर्म में तत्पर रहने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्म में तत्पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो कर्मठ, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मठ कहते हैं। अब बोझा ढोने वाले को, जो बोझा ढोने वाला छोटा घोड़ा क्या होता है, टड्डू कहलाता है, टड्डू। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए, जिसके लिए एक शब्द क्या, तुनीर। तुनीर का बाण रखने वाला जो तुनीर होता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। चलिए 6 नंबर पाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। अब देखिए पुल्लिंग, देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह और निशान, लेकिन यहाँ हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ वचन का होता है, मेल या फीमेल की संज्ञा। तो ये संज्ञा के जिस रूप में किसी जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ये तो लिंग होता है। लेकिन लिंग के 2 भेद हैं हिंदी व्याकरण में। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं हिंदी व्याकरण में। और संस्कृत में भी लिंग का मतलब होता है वहाँ चिन्ह या निशान, लेकिन हिंदी में लिंग बता ही दिए हैं। और लिंग के 2 भेद होता है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है आपको पुल्लिंग शब्द कौन है, तो यहाँ बचपन जो है ना, यह पुल्लिंग शब्द है। सी, 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर पाइए, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना हुआ है। दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग, प्रत्यय उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद, बार बार ध्यान रखना है। तो दर्शनीय शब्द पूछा गया किस प्रत्यय से बना हुआ है, तो मैं बता ही, तो दर्शनीय शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक। तो एक या इक कह सकते हैं, ई कह सकते हैं, तो सी ई द हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। दर्शनीय, जैसे दुनिया ईया पढ़ते हैं, नचनिया ईया पढ़ते हैं, ये सब थी। हाँ, मीटाना आना पढ़ते हो रहा है, चलना आना पढ़ते हैं, और चाहे घुमक्कर अक्कर प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले। चलिए हम लोग बार बार रिकॉल कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टधातु में कौन सा समास होता है। अष्टधातु में कौन सा समास होता है, अष्टधातु में कौन सा समास होता है। अब पूछे समास के 6 भेद थे, हम लोग पढ़े थे। अष्टधातु जहाँ पे संख्यावाचक शब्द शुरू में हो, प्रथम पद, जो प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अष्टधातु द्विगु समास, देखिए जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो, सीधा सीधी है द्विगु समास हो जाएगा, सीधा हो, याद रखिएगा। द्विगु समास का यही उदाहरण होता है, जैसे चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, ये सब क्या है, संख्यावाचक द्विगु समास हो जाएंगे। आगे चलेंगे 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता का संबंध निबंध है। कवि और कविता किसका संबंध निबंध है, कवि और कविता किसका संबंध निबंध हो जाता है, कवि और कविता। देखिए कवि और कविता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा का निबंध अतीत चित्रकृत से, महादेवी वर्मा अतीत चित्रकृत से हो जाता है। जयप्रकाश का निबंध वाक्य और कला से थे, ठीक है। ये सब हम पिछले ऑलरेडी पढ़े हैं, आप उसके जाइए, एक और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हिंदी के लिए, वहाँ पे उसको देखिए। हिंदी भाषा में मैंने इस क्वेश्चन को दोहराया है, तो ध्यान से सारे वीडियो को आप लोग देखिए, तभी आपको लाभ मिल सकेगा। आगे चलेंगे 10 नंबर, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग, उप की बात हो रहा है, फिर उपसर्ग मतलब पहले लगा होता है स्वतंत्र, तो यहाँ सीधा सीधी मतलब ही होता है स्व उपसर्ग है। शब्द को 2-3 बार उच्चारण करने पर आपको इसका आंसर आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर वही है स्व उपसर्ग, यहाँ जैसे स्वजन, स्वाभिमान, स्व उपसर्ग, स्वाक्षर वही है, स्वरूप, देखिए स्व उपसर्ग है, सारे में स्व उपसर्ग है, मैंने उदाहरण भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर स्व उपसर्ग हो जाता है। आगे चलते हैं 11, स्व का वितरण क्या है, स्व वितरण है, पूछा गया है स्व वितरण, स्व का वितरण है। तो जो स्व का वितरण पूछा गया है यहाँ पे, देखिए स्व का वितरण संघर्षी, स्व, उष्म, दंत, महाप्राण, ठीक है। तो स्व क्या हो जाएगा, संघर्षी है, उष्ण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का वर्गीय भी हो जाएगा। तो सारा कुछ में दे रहा है, तो संघर्षी भी होगा, उष्ण दंत है और महाप्राण है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्गीय व्यंजन में स्पर्श व्यंजन भी यहाँ पर आएगा, हाँ आएगा। अंतःस्थ में भी आता है, य र ल व, अंतःस्थ बिल्कुल जानते ही हैं, य र ल और व जो होता है क्या, अंतःस्थ व्यंजन होता है, महाप्राण भी है, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर पे, तो 11 का ए याद रखिएगा।
12 क्या है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जब दो सार्थक शब्द होता है उसको मिलाने से एक शब्द बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यौगिक। तो यौगिक शब्द कहला देंगे। डी इज द करेक्ट आंसर, 12 का डी इज द करेक्ट। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, दो सार्थक, राज और पुत्र, राजा पुत्र हो गया। पाठ और शाला, पाठशाला, क्या है, दो सार्थक शब्द मिलाएं तो यौगिक शब्द बन गया। सीधा सीधी प्रश्न, सीधा सीधी आंसर। और शब्द देखिए, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 नाम होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो ये अलग चीज़ है। आगे चलेंगे 13 नंबर पर। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण दीजिए। रूढ़ आ गया है, पिछले हम योग रूढ़ पढ़े हैं, अब रूढ़ शब्द आए हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द देखिए, रूढ़ पहले कहते किसे, जिन शब्दों का खंड निरर्थक होगा। किसी शब्द को आप तोड़ फोड़ के कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता है, मैंने वो निरर्थक है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए पान, पान देखिए पान जो दिया हुआ है, इसका क्या तोड़िएगा, कुछ नहीं है। यही एक शब्द है जो एक निकलता है। जैसे 5 जोड़ 9, इसमें कोई अलग नहीं निकल रहा है। तो जिन शब्दों का खंड निरर्थक हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पान ही है। देखिए आगमन, आग जोर मन है, रंग जोर रंग जोर आला, रंगीला, मन जोर हर, अलग अलग शब्द है। ये योग रूढ़ होता है, लेकिन पान शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। तो 13 का हमारे पास क्या हो गया, बी। योग रूढ़ हम बताए हैं, योग रूढ़ शब्द सामान्य या असाधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, योग रूढ़ होगा। एक यौगिक होता है तो वो अलग है। चलेंगे हम लोग 14 नंबर पे। ठीक है, आइए सर 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फिर आते हैं। 13 तक हो चुकी है। गुल्लर का फूल होना, पिछले दिनों भी क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या? मुहावरे जानते हैं हम लोग, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मुहावरा, लोकोक्ति। तो गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, पिछले दिनों ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दुर्लभ वस्तु होना। 14 का सी। 15 देखिए, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा और उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? अब बताइए उसका पत्र जो है किस वर्ग में आएगा सर? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए किस वर्ग में उसका आएगा पत्र। एक पत्र छात्र लिखता है और प्रधानाध्यापक को लेटर लिखता है, तो उसका पत्र जो है ना आवेदन पत्र पर आएगा। सीधा सीधी उसका किस वर्ग में? तो आवेदन पत्र। व्यवहारिक, निमंत्रण, व्यावसायिक नहीं तो आवेदन नहीं किया किसी, हम किसी को करेंगे टीचर को तो आवेदन ही करेंगे ना, रिक्वेस्ट लेटर समझिए। आगे चलेंगे 16 नंबर पे। कार्यालय आदेश में सरकारी अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? देखिए कार्यालय आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? अब कौन लेटर उसको जो अपर ऑफिसर्स होते हैं वो सिग्नेचर कहाँ करते हैं? तब देखते हैं जो पेज होता है उसके राइट साइड नीचे कॉर्नर में होते हैं। तो नीचे दाहिनी ओर देख रहे हैं, ये द करेक्ट है हमारा पीछे, देखो वही आ गया। हम देखते हैं वही क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। तो ए करेक्ट नीचे दाहिनी ओर से होगा। 17 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? जो पार्श्विक ध्वनि पूछा गया वह कौन सी है? न है, ल है, र है, च है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है बताइए आप लोग, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ठीक है, सीधा सीधी पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखिए विकल्प में वर्णित जो है ना, ल पार्श्विक ध्वनि है। ल क्या हो जाएगा आपका? पार्श्विक ध्वनि है विकल्प वाले, विकल्प के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी ल। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग आ गया, प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले। प्रत्येक, प्रतीक में कौन सा उपसर्ग? प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक होगा, तो यहाँ प्रति उपसर्ग हो जाएगा। सीधा सीधी है, प्रति उपसर्ग यहाँ पर आ जाता है हमारा। पिछले इधर प्रत्यय उपसर्ग बहुत पूछा जा रहा है, आप लोग बिल्कुल इसको कंठस्थ रखिए। 19 नंबर, कौटल्य का विलोम पूछा है। कौटल्य, कौटल्य विष्णुगुप्त समझ ही रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं और नाम से आचार्य बोलते हैं, आचार्य। हाँ तो देखिए मिल ही गया सर, आर्चव। तो कौटल्य का विलोम आर्चव होगा। ठीक है, इसका उल्टा कौटल्य का विलोम आर्चव होता है। ठीक है, अगला चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे। अवनी का विलोम शब्द, विलोम भी पूछा है उल्टा। ठीक है, एंटोनिज्म। इंग्लिश के भी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उन्हें भी जाकर आप लोग देखिए, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगी। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अवनी, अवनी का विलोम क्या होता है? अवनी का विलोम अंबर होता है। अंबर हमारा ए में है तो करेक्ट हो जाता है। विलोम मतलब उल्टा, समझ ही सकते हैं, विपरार्थक। आगे देख से 21 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पूछा, पर्याय नहीं है, नहीं को ध्यान रखना है क्योंकि गलत होगा। तो अज्ञानी, अनभिज्ञ, मूर्ख, भिज्ञ, अज्ञ। देखिए 4 शब्द आपके पास है, तो अज्ञानी के निम्न में कौन नहीं है सर? तो भिज्ञ हो जाएगा सर। भिज्ञ जो है ना ये पर्याय नहीं है,
ठीक है। जैसे अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ, ये सब क्या है, अज्ञानी का ही पर्याय है, लेकिन भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होना चाहिए, अनभिज्ञ, ठीक है, अज्ञ अनभिज्ञ। तो चलिए मिल गया हमारा 21 का सी। 22 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है। संस्कृत उपसर्ग का पूछा कि निसंकोच, निसंकोच शब्द में के, तो यहाँ इसका किसी का प्रयोग है, निसंकोच हुआ, ठीक। तो नि जोड़ संकोच, निसंकोच, तो यहाँ नि उपसर्ग होगा, सीधी सीधी है, सीधा करेक्ट आंसर, बात खत्म, सीधा प्रश्न का सीधा आंसर। आगे चलिए 23 नंबर, निम्न में कौन सा कटाना का तत्सम है। कटाना शब्द हमारे पास कटाना है और पूछा गया है तत्सम, ठीक है। तो कटाना का तत्सम पूछा गया है, तो कटाना का तत्सम होता है कर्तन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर्तन। तो इसका ए हो जाएगा, तत्सम याद रखिएगा, ठीक है। पिछले दिन हम बताए हम लोग तत्सम कैसे कहते हैं, तत्व सारे कुछ को बोलना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको लॉजिक देखिए, एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड रहते हैं, मैं किन शब्दों का किन क्वेश्चनों का कहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए। आगे चलेंगे, किस बोली में ने परसर्ग लगाया गया है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया गया है, तो ने परसर्ग लगाया गया है। तो खरी बोली में क्या है सर, खरी बोली में ने लगाया जाता है, ठीक है, परसर्ग लगाया जाता है। जैसे यह ओंकार बहुत बोली है, इसमें मैंने, तुमने, तूने आदि शब्द प्रयुक्त, मैंने क्या किया, तूने क्या किया, तो इस तरह का ने प्रत्यय लगाया जाता है। 25 नंबर देख लीजिए साथ में, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हर्ष का विलोम मतलब उल्टा, हर्ष मतलब होता पहले क्या है, हर्ष का विलोम मतलब खुशी, और इसका विलोम विषाद हो जाएगा, सीधा करेक्ट, खुशी का उल्टा दुखी, विषाद। 25 का सी। 26 आइए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण में आता है। जो छ शब्द पूछा गया, इसका पूछा है कर्म किस वर्ण के बाद आता है। छ का जो आता है हिंदी शब्दकोश में, छ का क्रम क के बाद है, के एस एच इंग्लिश में लिखते हैं ना, के एस एच ऐसे अक्ष, तो वही के बाद आएगा ना, तो इंग्लिश को याद रखिएगा, तो यहाँ हिंदी में आप क्लियर कर लीजिएगा, तो के बाद आएगा। आगे चलेंगे, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, डच, डेनी, फ्रेंच और अंग्रेजी। तो स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सीधा प्रश्न का सीधा आंसर। अब आ जाइए 28 पे, जो समाप्त हो गया हो, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। जो समाप्त ही हो गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इतिसी। पिछले दिनों का क्वेश्चन है, आप लोग और किए होंगे, वीडियो बार बार बोल रहे हैं, पीछे वाले वीडियो को भी पूरा देखिए। तो जो समाप्त किया गया हो इतिसी, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम डिफाइन नहीं करेंगे कि यह सब क्वेश्चन के लिए डिफाइनेशन, एक्सलापेशंस, इसकी परिभाषाएँ वगैरह हम मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो जो समाप्त हो गया हो उसको हम इतिश्री कहते हैं। जो लुप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द पूछा, जो लुप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, तो विलुप्त, इसके लिए भी ठीक है। तो जो लुप्त हो गया है उसके लिए हम विलुप्त शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सार्थक, एक होते हैं निरर्थक। तो 2 प्रकार ही होते हैं, ठीक है, मैंने बता भी दिया कौन कौन है, सार्थक और निरर्थक, अर्थ के आधार पे। अब हमारे पास गद्यांश है 31 से 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको झोली में डाल के जाएगा, मेरिट समझिए इससे। इसमें गलती एक क्वेश्चन को भी हम लोग को नहीं करना। मैं पूरी गद्यांश को पढ़ूंगा, आप लोग इस वीडियो को भी पॉज करके पूरे गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद आंसर कर लीजिएगा। तो मैं और छोटा कर रहा हूँ और पूरे गद्यांश को मैं शॉर्ट करूँगा, आप उसे एक क्षण देख लीजिए। गद्यांश बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा जूम ही कर लेता हूँ, पढ़ने में इसलिए मुझे सुविधा होगी। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हून आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उत्पादों का अद्भुत मिश्रण एक
एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम का भी है, बकुल की है, चंपे की भी है, और सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोज जन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गए और वामन पुराण 8 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्न में धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मुठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का ही बना हुआ कोटि देश में भी टूट गया, समुद्र पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ है कि, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। विदुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा वह कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तु धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा गद्यांश था, मैंने इसको पढ़ा। आप लोग भी पॉज करके मैं फिर से इसको रोक रहा हूँ, फिर इसके ऊपर वाले को मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। इसको देखिए हाफ में पॉज कीजिए, फिर पूरा पढ़िए, फिर इसको आंसर करिए। तो चलेंगे हम लोग अब आंसर करेंगे इसका। 5 क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है। तो पहला हम लोग के पास क्वेश्चन है, किस पुराण में मनोज अनमा देवता की कथा लिखी गई है? सो पूछा गया है। तो किस पुराण में? तो देखिए वामन पुराण में मनोजमा देवता की कथा लिखी गई थी, वामन पुराण में थे। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसने शिव पर कामशास्त्र का प्रयोग किया था और क्रोधवश शिव ने त्रिनेत्रों से भस्म होकर वह 5 पौधों में बदल गया था। तो यही वामन पुराण में था, ठीक है। आगे चलेंगे 32 पे। भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया था? भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया था? जातियों की अधिक संख्या होने के कारण भारत को महामानव का समुद्र कहा गया था। जातियों की अधिक संख्या होने के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। तो जातियों की अधिक संख्या होने के कारण, महामानव होने के कारण कहा गया था। सी द करेक्ट आंसर। भारत में बहुत सारी जातियाँ वास की थी, जिसमें असुर, आर्य, शक, हूण शुरू में देखे थे, यक्ष, गंधर्व आदि बहुत सी जाति यहाँ पर आए थे। हम लोग जो गद्यांश में जब पढ़े थे तो यही था मेंशन। आगे चलेंगे 33। हिंदू रीति रिवाज डैश उपदानों का मिश्रण। जो हिंदू रीति रिवाज है वह किस उपदानों का मिश्रण है? हिंदू रीति रिवाज को नीति कहा जाता है तथा आर्य तथा आर्योत्तर उत्पादों का मिश्रण है। आर्य तथा आर्योत्तर का उत्पादों का मिश्रण। डी द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर 33 का डी। 34 तो देख लीजिए, मनोजमा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? अब देखिए मनोजमा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए प्रयोग हुआ था? मनोजमा शब्द अभी हम लोग जस्ट प्रयोग किए हैं। वामन पुराण में मनोजमा शब्द का प्रयोग कामदेव के लिए किया गया है। और मनोजमा का अर्थ मन से जनित होना होता है, तो कामदेव के लिए। डी द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे सेट्स का, हिंदी सेट्स का। धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हुआ था? धनुष का जो हीरा वाला भाग था धरती पर गिरा था वह किस रूप में? तो धनुष के हीरे वाला भाग धरती पर गिरने पर मौलसरी के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो मौलसरी के रूप में। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, 20 मिनट का लगभग। आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कोई सजेशन, कोई सुझाव। पूरी वीडियो को देखिए और सारे, इससे पहले भी सारे सेट्स को आप लोग देखिएगा तो बेनिफिट मिलेगी। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।